नमस्कार साथियों। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम अब चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब हम संविधान की जो पुस्तक है, अब उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बनाने के क्रम में सबसे पहले उन लोगों की आवश्यकता होगी जो लोग संविधान लिखेंगे। यानी कि अगर मुझे इस चैप्टर का नाम लिखना हो तो आप इस चैप्टर का नाम अब से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़कर अब इसको क्या पढ़ेंगे कि संविधान लिखने की शुरुआत। संविधान लिखने की शुरुआत आप इस चैप्टर का अगर ये नाम देकर पढ़ेंगे ना, तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि संविधान के लिए सब कुछ मटेरियल जो है वो आपके सामने आ गए चैप्टर नंबर 1 के थ्रू। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो, चाहे वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, ये सारे चीज़ हमें एक मटेरियल उन्होंने दिया। और लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रियों के हमने संविधान को पढ़े। और उनके बाद जब हम एक बुक लिखने, मतलब एक्चुअली ये हुआ, अगर हम ये कहें कि ये एक तरीके से एग्ज़ाम लिखने की शुरुआत हो गई तो गलत नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि ये मुख्य एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी तो गलत नहीं होगा। इससे पहले जो है हमने देखा कि पढ़ना क्या है और अब लिखना क्या है, ये बातों की शुरुआत हुई। साथियों, संविधान लिखने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। जब बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी तो उन सारे लोगों की गैदरिंग को क्या कहेंगे? उन सारे लोगों की गैदरिंग को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दो चीज़ें हैं जिनको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो 90% लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। एक वर्ड है संसद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, और एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको समझने में दिक्कत होती है लोगों को। साथियों, आपको पता है कि जो आप इनकम टैक्स देते हैं, इसके ऊपर कानून कौन बनाती है? तो आप कहते हैं कि इसके ऊपर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। कैसे पता है आपको इसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाने का अधिकार है? तो ये इसकी अधिकार आपने संविधान में जाकर देखा कि संविधान में ये बातें लिखी है कि जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर जो है वो कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। संविधान की इस बुक के ने जो ये लिख दिया कि कानून केंद्र सरकार बनाएगी, तो केंद्र सरकार मतलब संसद बनाएगी। तो संसद जो है, अब संसद इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाती है, यही है संसद। मतलब कि संविधान लिखने के लिए जब लोग इकट्ठे हों तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे, और ऑर्डिनरी कानून बनाने के लिए जब लोग को इकट्ठे किया जाए तो उनको कहा जाएगा क्या? संसद। हमारे देश की संसद में 3 लोग आते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई? अब जो बात है उसको हमने क्या किया, आपको बता दिया कि किसको संसद कहेंगे और किसको कहेंगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथियों, किस व्यक्ति ने ये सबसे पहले कहा था कि कुछ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और भारत के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? ये बात कही गई थी एम.एन. रॉय सर के द्वारा। और एम.एन. रॉय सर जो हैं, ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और इन्होंने 1934 में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता है भारत को। जब 1934 में इन्होंने ये आइडिया दिया, तो ये आइडिया को जो है वो कैच कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है उसको अपने ऑफिशियल डिमांड में शामिल कर लिया। और हर वर्ष वो ऑफिशियल डिमांड ये करते रहे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। मतलब हमें कुछ लोगों का समूह चाहिए जो हमारे लिए संविधान खुद लिखेगा। ठीक है, उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग। ठीक है, 1938 में
जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की बिहाफ पर ये लोगों तक पहुंचाई या ये अंग्रेज़ों तक पहुंचाई कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाएंगे अगर भारत आज़ाद होता है तो। भारत की आज़ादी के बाद भारत का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा जो भारत के लिए खुद का संविधान लिखेगा, और इसमें जो लोग संविधान लिखने के लिए आएंगे उनका चुनाव यानी उनका इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये कि उन सारे लोगों का चुनाव जो है वो एक पर्टिकुलर एज के पार करने के बाद लोग उनका चुनाव कर पाएंगे। उनमें से किसी वोटर के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो वोट इसलिए नहीं डाल सकते कि वो लेडीज़ हैं, वो इस कास्ट से आते हैं, उनमें इतनी जो है वो लिटरेसी है या नहीं है, या उनमें उनके पास ज़मीन की कोई कंडीशन है या नहीं है। ये सारी बातें नहीं होगी, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे वोटिंग डलेगी। तो यहाँ तक तो आपको ये पैराग्राफ तो पूर्णतः क्लियर है। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हुई और कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी, यानी ये एक्शन हुआ। कांग्रेस ने ये एक्शन जो है पूरी तरीके से अपनी पुख्ता एक्शन रखी। तो रिएक्शन कुछ होगा भाई, यानी ये डिमांड किसके सामने रखा जाएगा? ब्रिटिशर्स के सामने रखा जाएगा। तो रिएक्शंस क्या हुआ? रिएक्शंस ये हुआ कि 1940 में इनकी मांग मान ली गई, लेकिन ये मांग जो है वो एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल हुआ। मतलब कि ये मांग थ्योरेटिकली मानी गई, प्रैक्टिकली अब तक कुछ नहीं हुआ था। यानी 1940 में ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो देंगे, लेकिन उस समय जो है, चूँकि आपको पता है कि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का जो है वो समय है, तो इस समय जो है ब्रिटेन खुद में ही बहुत इंगेज था। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे लेकिन थोड़ा रुक जाइए, यानी एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल रहा, लेकिन इसके ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं। फिर भी इसको कहा गया अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर में उनकी बातें मान ली गई। जब बातें मान ली गई तो इसके ऊपर कोई काम होगा कि नहीं, रिएक्शन कुछ होगा कि नहीं, इसके ऊपर रिएक्शन हुआ 1942 में। ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री थे क्रिप्स, एक मेंबर थे कैबिनेट के, वो क्रिप्स मिशन भारत आती है, और क्रिप्स मिशन जो है अपने साथ एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल लेकर आती है, जो कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आप आज़ाद हैं अपनी कानून बनाने के लिए, अपना संविधान लिखने के लिए, और ये संविधान जो है भारत के ऊपर लागू होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्रिप्स मिशन ने एक मिसाइल फोड़ दिया। क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि भारत में जो संविधान लागू होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है भारत अपना संविधान लागू करेगा, अपने लोगों के द्वारा लिखा हुआ संविधान। ये बातें पसंद नहीं आई किनको? मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग ने एकदम हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के या क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हमें साथ में संविधान लिखना ही नहीं है, हमें चाहिए कि भारत को डिवाइड करो और 2 अलग अलग टुकड़ों में बांटो, और 2 अलग अलग लोग जो है अपना अपना संविधान खुद लिखेंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद जब क्रिप्स मिशन की ये बातें जो हैं वो हटती हैं, ये बातें मुस्लिम लीग नहीं मानता, तो क्रिप्स मिशन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फाइनली एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को समझाया, और समझा बुझाकर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया कि भाई आप लोग साथ मिलकर जो है संविधान लिखो, यानी मुस्लिम लीग इसमें मान जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फ्रेमिंग है अब यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अब लोग लाने की तैयारी हो जाती है। यानी मुस्लिम लीग भी मान चुका है, कांग्रेस भी मान चुकी है, सारे लोग मान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग यूनाइटेड इंडिया में जो है अब तक साथ रहने के लिए, अब तक कैबिनेट मिशन प्लान तक, अब क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने उन्हें मना लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कंपोजिशन है वो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या रखी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे सीट होंगे 389। 389 में बड़े ध्यान से समझो, 389 में 296 जो सीट है वो ब्रिटिश इंडिया की होगी, और वहीं 93 सीट जो होगा ना वो प्रिंसली स्टेट का होगा। इस 296 सीट में 4 सीटें जो होगी यूटी को होगी, जिसको ब्रिटिश कमिश्नरेट कहेंगे, चीफ कमिश्नरेट कहेंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहेंगे, जिसमें
बुर्ज इसमें जो है वो दिल्ली आता था, हाँ आगरा आता था। ये 4 प्रोविंस आपको बता देंगे। और इस 296 सीट में से आपको पता है कि यानी 292 सीट बाकी रह गए। ये 292 सीट जो है ये टोटल प्रोविंस 11 प्रोविंसेस में बंटे हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया कि पहला है कि सीट कितना कितना है और कितने सीट पे कितने लोग होंगे। दूसरी बात, ये जो सीट है ना, ये सीट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सारे लोगों को दिया गया था, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो, चाहे वो ब्रिटिश भारत का कोई हिस्सा हो। ठीक है, और अगर हम बात करें रफली तो हर 10 लाख पे एक सीट दिया गया था, जो अब भी यही चल रहा है। अब भी भारत में यही चल रहा है कि हर 10 लाख पे एक सीट। तीसरी बात ये कही गई थी कि जो भी सीट है ना, चाहे वो 296 सीट है, ये सारी सीट जो हैं, चाहे जितनी भी सीट है, वो सारी सीट जो है वो मुस्लिम, सिख और जनरल में बांटी जाएगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सारी सीटें इन तीनों लोगों में बांटी जाएगी। और साथ ही चौथा में ये कहा गया कि इन सीटों पे जो चुनाव होगा वो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग जो है उनका चुनाव करेंगे। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है ये मुस्लिम सिख के लिए ये ले ही आए, आपको पता है। ठीक है, और ये जो वोटिंग होगा ना, ये वोटिंग जो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है साथियों, समझो। अभी जो आप अगर वोटिंग करने जाएंगे ना, तो आपके पास ईवीएम है। ठीक है, इस ईवीएम में एक कमल का निशान है, एक कुर्सी का निशान है, एक हाथ का निशान है। तो आप गए और आपने क्या किया, कमल का निशान दबाया और बाहर आप निकल गए। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं कहेंगे। जो आप वोटिंग करते हैं उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं कहेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो होता है जिसमें कि आपको पूरे कैंडिडेट के लिस्ट दिए जाए। मान के चलो 3 कैंडिडेट जो हैं खड़े हैं, और आप क्या कहते हैं कि आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरते हैं कि पहला हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये मेरा पहला वोट जो है इस कैंडिडेट को जाए। और आपके वोट से अगर ये कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो आप ऑर्डर प्रेफरेंस 2 डालते हैं, कि मतलब कि अगर मेरे वोट से ये कैंडिडेट नहीं जीते तो ये दूसरा प्रेफरेंस है जहां मेरा वोट काउंट होना चाहिए। फिर अगर वो नहीं जीतता है तो आपके वोट तीसरे नंबर के लोगों के प्रेफरेंस में जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि आपकी जो वोट है ना वो बर्बाद नहीं जाएगी। बात समझ है कि आपकी वोट विनिंग कैंडिडेट को जिताने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ये बातें आपको क्लियर होगी। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब भी हमारे देश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो अपर लेवल पे है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, उस सब में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वहाँ इस्तेमाल होता है। 5वां नंबर है कि ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ चुनाव नहीं होगा, वहाँ लोग नॉमिनेट होके आएंगे, नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो आपने कहा कि 389 सीट में 93 सीट प्रिंसली स्टेट को दे रहे हैं, उस प्रिंसली स्टेट में जो 93 सीट है, 93 सीट जो है वहाँ चुनाव नहीं होगा। 93 लोग जो है वो नॉमिनेट होके आएंगे प्रिंसली स्टेट के राजा वाजा के द्वारा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी की पूरी तरीके से वहाँ जो लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं हैं, वो उसमें कुछ नॉमिनेटेड लोग भी हैं। यानी कि पूरा का पूरा चुना हुआ जो है वो समूह नहीं होगा, उसमें नॉमिनेटेड लोग भी हैं। क्लियर हो गया ये। फिर अब जो चुनाव होता है, आपको पता है कि 296 सीट पर जो है भारत में चुनाव होता है। इस 296 सीट में आप देखिए कि कांग्रेस 208 सीट पे जो है वो जीत जाती है। जब 208 सीट पे कांग्रेस जीतती है, उसमें मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाली पार्टी थी वो 73 सीट पे जीतती है। 296 में 208 कांग्रेस जीतती है, 73 जो है वो मुस्लिम लीग जीतती है, और छोटे मोटे ग्रुप और इंडिपेंडेंट लोग जो है 15 सीट जीतते हैं। अब जिन्ना का दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई कांग्रेस जो है 208 सीट जीत गया, हम तो 73 ही सीट जीते। तो जिन्ना जो है एकदम से बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि आप जो है इससे जिन्ना जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। बात समझिए आप। और ये जो 93 सीट इनको अलॉट हुए थे प्रिंसली स्टेट को, प्रिंसली स्टेट इसमें भाग ही नहीं लेता कि प्रिंसली स्टेट कहता है कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो है वो बाहर रहना है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो 296 सीट पे ही वोटिंग हो रहा है। प्रिंसली स्टेट पहले ही हट गया, प्रिंसली स्टेट जो है वो पहले ही हट गया। जिन्ना 73 सीट जीत के भी जो है उसको ये था कि नहीं हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटना है,
इसको तो बार बार मनाया जाता है भाई, आप देखिए अब इसको बार बार मनाया जाता है कि फिर बार बार जिन्ना के पास पहुंचा जाता है कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हमको, जब जब जिन्ना का दिमाग ख़राब होता था वो ये कहता था कि भाई अब इंडिया को बांटो, अब ये 73 और 74 सीट में हमारा काम नहीं चलेगा, इंडिया बांटो पहले, ठीक है। इसमें एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर पॉजिटिव चीज़ देखें तो क्या निकल के आती है। पॉजिटिव चीज़ ये निकल के आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से भारत के सारे सेक्शंस के लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको दिखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी लोग हो, सबको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हैं वो हिस्सा थे या नहीं थे, तो आंसर इज़ नॉट। महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा नहीं थे, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। क्लियर हो गया पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई। टॉपिक नंबर 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, जहां एम.एन. रॉय आते हैं, फिर कांग्रेस आता है और फिर कांग्रेस का डिमांड आता है 1938 में। दूसरा पॉइंट में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन, चुनाव हो रही है, 296 सीट पर चुनाव हुआ, कांग्रेस 208 सीट जीत गई। तीसरा जो बात है हम वो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब लोग जो जीत के आए हैं किस लिए जीत के आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जीत के आए, यानी कि अब उनको क्या करना है, संविधान लिखना है, संविधान लिखने का काम होगा भाई साहब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब जीत के आता है तो पहली मीटिंग इसकी होती है 9 दिसंबर 1946 को, ये बात याद रखेंगे। और मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग जो है यहाँ से बहाना करना स्टार्ट करेगा और मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, यानी 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के लोग आए ही नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 296 लोग में से मुस्लिम लीग के 73 लोग नहीं आए, तो आप देखते हैं 211 मेंबर्स ही आते हैं। 211 मेंबर्स जब आते हैं तो 211 मेंबर से तो हाउस चलेगा ना भाई, हाउस चलेगा तो स्पीकर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा भाई, सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट तो बनाया जाए। तो इसमें फ्रांस की जो प्रैक्टिस है वो उसको अपनाई गई। फ्रांस में ये होता है कि जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है, सबसे ओल्डेस्ट आदमी होता है, उसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है और इसी के तहत डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को, ओल्डेस्ट मेंबर थे वो, उसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली का। हालांकि उसके बाद परमानेंट अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। पहले पीसीएस में यही क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। अब चूंकि जब से ये कंपटीशन बना, ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा जा चुका है भाई साहब, ठीक है। इस 15 बार के क्वेश्चंस के बाद अब क्वेश्चंस को जो है और फ्रेम करके और डीप में ले जाया गया और अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रेसिडेंट तो एक थे, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 था, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और दूसरा का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी जो है वो दूसरे का नाम था। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इन अदर वर्ड्स द असेंबली है 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पूछने की, ठीक है। अब ये सारे लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बनाते हैं। साथियों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कैसे बनाते हैं, हालांकि इन्होंने अंतिम में इधर लिख के बताया, मैं इसको पहले लिख के जाता हूँ, जिसमें कि कांग्रेस की वर्किंग इन्होंने बताई है। ये सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे ना, जिस वे में मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम जो टॉपिक है ना इसको वहाँ रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपको समझने के लिए, ठीक है। आइए साथियों, क्या हुआ कि 8 जुलाई 1946, आपको पता है कि दिसंबर में हमने देखा कि जो है वो, आप देखिए मैं ही आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने कहा कि 9 दिसंबर ऐसा दिन था जिस दिन सारे के सारे लोग, जो लोग चुन के आए उसकी पहली मीटिंग हो रही है, यानी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो है वो 13 दिसंबर को, यानी कि 4 दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो है वो
पेश किए जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना कैसे, इसी की कहानी जो है इन्होंने लास्ट में लिख के बताई है, जिसको आपको सबसे पहले समझना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बना कैसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो है, चूँकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 9 दिसंबर 1946 को वो लोग पहली बार मिलते हैं, यानी इससे पहले कांग्रेस में भी कुछ अपनी बातें चल रही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बातें हैं ना, वो कांग्रेस में बहुत सीरियसली चल रही थी। बात है 8 जुलाई 1946 की, जब कांग्रेस पार्टी ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो गठन की अपने तौर पे। अभी ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, ना चुनाव हुआ है ना कुछ हुआ है। एक पार्टी ने अपने तौर पे एक एक्सपर्ट कमेटी घोषित की, और इस एक्सपर्ट कमेटी का जो मुख्य मकसद ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मटेरियल को तैयार करे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर किस बात पर काम करेगी। इसके लिए जो है ये 8 मेंबर की जो है एक कमेटी गठित की गई। 8 मेंबर में जवाहरलाल नेहरू थे, एम असफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे, डी आर गार्गिल थे, हुमायूं कबीर थे, के संथानाम थे, और साथ में बाद में एक को चेयरमैन जोड़ा गया चेयरमैन के प्रपोजल से, यानी कि नेहरू जी ने बाद में कृष्णा कृपलानी को भी जोड़ा। ठीक है, जो कन्वेनर बने इस कमेटी के। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि कृष्णा कृपलानी जो है वो उसके मेंबर थे या नहीं थे। तो कृष्णा कृपलानी इनके मेंबर थे, बाद में इनको जोड़ा गया। ये जो कमेटी है इसकी 2 सीटिंग हुई, 2 बार ये कमेटी बैठी, क्योंकि 9 दिसंबर और आप देख रहे हैं कि इसकी कमेटी की पहली जो बैठक होती है वो जुलाई 20 से 22 तक 2 दिनों की बैठक होती है, और ये बैठक होती है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दूसरी बैठक होती है बॉम्बे में अगस्त 15 से 17 तक, यानी आप देख रहे हैं कि 4 दिन ये कम से कम बैठ रही है। ये 2 बार ये बैठी, और दो बार 2 दिवसीय जो है इसकी बैठक हुई, ताकि कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस तैयार हो कि आखिर करना क्या है। और इसमें जो है इसमें सारे लोग जो भी इस बैठक में आते थे, जो कांग्रेस के मेंबर होते थे, वो लोग नोट प्रिपेयर करते थे अपने मेंबर्स के द्वारा। कमेटी डिस्कस करती थी कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, बहुत सारे कितनी सारी कमेटी होगी, कैसे कमेटी काम करेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना इलेक्शन से पहले कांग्रेस कर रही थी। भाई हमारे पास, हमें गर्व होना चाहिए कि ये ऐसी पार्टी आपको, हालांकि अभी इसकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन इसकी आज़ादी में और भारत को इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन देने में ये जो पार्टी है इन्होंने बहुत दिल से मेहनत करी है। आप देखिए कि इलेक्शन से पहले जो 9 दिसंबर 1946 को वो लोग पहले मीटिंग करेंगे, और पहले मीटिंग करने के बाद उन्होंने नहीं सोचा, पहले से ही कांग्रेस में ये बातें चल रही हैं कि क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या क्या, हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, पहला सेशन में हम क्या मूव करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। यही बात है कि जो एक बहुत बड़े ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिनको ग्रेवनेल ऑस्टिन कहते हैं, और इनका जो ये बात है ना, ये ऐसे में बहुत बार इस्तेमाल होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऐसे आता है ना, तो वो ये जो लाइन है ना, ये बहुत बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे लिखते समय, कि इट वॉज कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड ऑफ हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए, ये ग्रेनविल ऑस्टिन कह रहे हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन की ये ऑब्जर्वेशन है कि ये कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी ही थी जिन्होंने भारत को आज की कॉन्स्टिट्यूशन के रोड पर रखा। अगर कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी नहीं होती तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखता नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पूरी कवायद के बाद एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बनाया, यानी कि पूरी एक्सपर्ट कमेटी की जो राय है वो कुछ पेजों में लिखकर जो है उन्होंने रखी कि आखिर हमें करना क्या है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है साथियों, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जो है वो कांग्रेस पेश करती है। आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में है, जो जवाहरलाल नेहरू पेश कर रहे हैं।
13 दिसंबर 1946 को असेंबली में। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहता है? पहला लाइन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि हम भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य बनाएंगे, जो भारत के लिए जो फ्यूचर गवर्नेंस है वो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे उसके तहत करेगा। यानी भारत को एक तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाने की जो है बात इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कही। दूसरी बात ये कही कि हम भारत को कि जहाँ भी जो भी पार्ट टेरिटरी जो भी ब्रिटिश इंडिया को कंप्राइज करता है, द टेरिटरी डेट आर नाउ from the Indian state such other part of India are outside India and state as well as other territory that are willing to constitute into the independent sovereign India shall be a union of them all। मतलब इन्होंने ये कहा कि भारत में जो टेरिटरी अभी है, ठीक है, अभी जो इतना बड़ा भारत है, लेकिन कुछ लोग और जुड़ेंगे, कुछ लोग और जुड़ेंगे, जितने लोग बाद में भी जुड़ेंगे भारत इन सब का समूह होगा। भारत इतने को ही नहीं कहेंगे भारत इन सारे लोगों का समूह होगा, पूरे लोगों का समूह होगा। यानी कि जो भी लोग बाद में भी जुड़ेंगे उन सब का भी समूह होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरिन इंडिया होगा। बाद में भी जो है जो लोग जुड़ेंगे वो भी हमारे यूनियन का पार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भारत की जो एक चीज़ समझिए, इन्होंने कहा कि वेयर इन द सेड टेरिटरी वेदर देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विथ सच अदर मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन shall possess and retain the status of autonomous unit together with the residuary power exercise all power and function of the government administration and except such power and functions are vested or in assigned to the union or as inherent or implied in the union or resulting therefrom। मैंने इस पार्ट को क्यों पढ़ा आपको पता है? ये जो तीसरा है मैं सीधे चाहता हूँ आपको बता देता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में ये कहा गया कि जो भी प्रिंसली एस्टेट, ये प्रिंसली एस्टेट के लिए ही यही कहा जा रहा है कि जो भी प्रिंसली एस्टेट, अगर सीधे सीधे बात करें इसमें यह कहा जा रहा है ऐसी टेरिटरी जो बाद में भारत में विलिंग करने के लिए जो है इच्छुक है, भारत में जुड़ने के लिए इच्छुक है, उस टेरिटरी का ऑटोनोमस स्टेटस जो है हम मेंटेन करके रखेंगे। मानो जम्मू कश्मीर भारत में जुड़ने के लिए इच्छुक है, जम्मू कश्मीर की भारत में अगर जुड़ गया उसकी ऑटोनोमस स्टेटस जो है हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो रेसिड्यूरी पावर है वो भी जम्मू कश्मीर की ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ वो पावर जो है जम्मू कश्मीर भारत को देना चाहता है वो पावर जो है भारत के पास रहेगा, वरना सारी पावर जो है वो स्टेट के पास रहेगी। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही केस में नहीं था, सारे के सारे वो टेरिटरी जो बाद में भारत के साथ जुड़ेंगे उन सब के साथ था भाई। यानी ये बात फंसाने वाली है एक तरीके से। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में इसने ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि वो लोग जो बाद में भारत के साथ जुड़ेंगे वो अपनी पहचान के साथ भारत में जुड़े और कुछ चीज़ें जो यूनियन उनसे मांग रहा है वो यूनियन को दे दे और अपनी जो आइडेंटिटी है वो उसको बचा के रखे, ठीक है। उसकी ऑटोनोमस सिटी जो है वो बच के रहेगी, हम उसकी ऑटोनोमस सिटी नहीं ख़त्म करेंगे, रेसिड्यूरी पावर भी हम नहीं ख़त्म करेंगे, रेसिड्यूरी पावर भी उसको ही दे के रखेंगे। क्या आखिर ऐसा हुआ? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ये बातें नहीं हुई। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कही कि भारतीय संविधान में जितने सारे पावर हैं वो सारे पावर लिए जाएंगे लोगों के द्वारा, डिराइव फ्रॉम द पीपल। मतलब लोग, चुनाव होगा, चुनाव में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेगा, जो डिसीजन जो है वो सॉवरिन होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए डिसीजन होगा। यानी कि इसी को कहते हैं कि पावर डिराइव फ्रॉम द पीपल, यानी कि पीपल से जो लोग आएंगे वही पावर जो है वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे भारत के लिए, भारत के बिहाफ पे। वहीं साथ साथ ये भी गारंटी दी गई सारे भारतीयों को कि ब्रिटिश राज्य में उनके साथ जो जस्टिस नहीं होता था अब वो जस्टिस भी होगा, सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होगी उनके साथ, ऑपरेशंस जो उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा था वो भी बंद होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनको फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, हर जगह जा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। जो भी चीज़ एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए है
वर्शिप, फेथ, वोकेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सब्जेक्ट टू, लेकिन आप ध्यान रखें कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक मॉरलिटी जो है उससे इम्पैक्ट ना हो, ये सारी काम कर सकते हैं। 5वां नंबर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6ठा नंबर पॉइंट है कि इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लासेस है, जो ट्राइबल एरिया है, हम उनको भी सेफ गार्ड करेंगे। वे लोग जो हाशिए पे होंगे उनको भी सेफ गार्ड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी हमारा लैंड है उस लैंड की इंटीग्रिटी का ध्यान हम बहुत ज़्यादा रखेंगे, चाहे वो लैंड हो, सी हो, एयर हो, ये सारी जो है उसको भारत का एसोसिएशन बना के रखेंगे। हम भारत की जो इंटीग्रिटी है उसको कभी भी जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ होंगे। हम भारत की इंटीग्रिटी मेंटेन करने की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसके बाद 8वां नंबर ये कहा गया कि चूँकि आपको पता है कि भारत की जो सभ्यता है कितनी पुरानी है, भारत कितना सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो भारत अपनी जो एंशियंट लैंड है उसको अटेंड करने की कोशिश करेगा, विश्व गुरु बनने की कोशिश करेगा, ऑनर विश्व में अपना एक स्थान बनाने की कोशिश करेगा। और ये बातें इन्होंने ये पूरी बात कही कि भारत विश्व में एक वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा, ह्यूमन मैन काइंड के वेलफेयर के लिए काम करेगा। और इसके लिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 51 भी डाला गया है। हम जब पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे, अभी इस पर जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इन सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, उनको यूनानिमसली मतलब बिना किसी विरोध के एडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। जब ये यानी 22 जनवरी 1947 को ये सारी डिमांडें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मान ली। उसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, आपको पता है कि साथियों 1947 में हमारे पास जो है 1947 में हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्ट आ जाता है। इंडिपेंडेंट एक्ट जो है ना, हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 3 चेंजेस किए हैं। इंडिपेंडेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 चेंजेस किए हैं। ये 3 चेंजेस क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहला चेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहा गया कि भाई तुमको जो कानून बनाना हो वो बनाओ, जो ब्रिटिशर्स का कानून ख़त्म करना है ब्रिटिशर्स का कानून ख़त्म करो, जो लगाना है लगाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल सॉवरिन बॉडी है, जो मन करेगा वो कर सकती है। दूसरी बातें उन्होंने क्या कहा? दूसरी बातें जो समझने वाली बात है, जो मैंने पहले ही लाइन में आपको बताने की कोशिश करी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ये कहने की कोशिश करी कि जो भारत का जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और संसद भी है। मतलब यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास 2 काम है। पहला काम ये है कि ये कानून भी बनाएगा और दूसरा काम है कि ये पार्लियामेंट का भी काम करेगा, यानी कि ये ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको समझने के लिए अपना कान खोल लीजिए। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान लिखने के लिए बैठेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संसद की तरह काम करेगा, पार्लियामेंट की तरह काम करेगा, उसके जो हेड होंगे वो जीवी मालवंकर होंगे। बात बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है भाई, कि जब वैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय जीवी मालवंकर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये अपनी 2 फंक्शंस जो है वो 26 जनवरी 1949 तक करती रही, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया। क्लियर है आपको? तीसरी बात जो भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट ने करा, उन्होंने ये किया कि मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने 2 डोमिनियन क्रिएट किया था। और जब 2 डोमिनियन क्रिएट किए थे तो 389 जो पहले सीट था उससे जो है घट के 299 सीट आ गया। ये बात क्लियर है? तो ये 3 काम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे इम्पैक्ट करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इम्पैक्ट किया।
पहली उसकी नंबर घटाई, पाकिस्तान उससे निकल गया। दूसरी बात कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संसद का भी काम दे दिया। जीवी मालवंकर जो है उस समय स्पीकर होते थे, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की काम होती थी तो राजेंद्र प्रसाद सामने आते थे। और तीसरी बात कि ये जो संसद थी, इसको ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था इसको पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। कहने का मतलब कि आपको जो कानून बनाना है वो बनाइए, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो काम, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सिर्फ दो ही काम नहीं थे कि संविधान बनाना और ऑर्डिनरी लॉ बनाना। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और भी काम थे। पहले ही काम कि उन्होंने मई 1949 में भारत की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ की थी, जो ब्रिटेन की कॉलोनी था ना वो कॉमनवेल्थ कहलाता था, उस कॉमनवेल्थ की कॉलोनी की जो मेंबरशिप है उसको जो है भारत ने मई 1949 को रेटिफाई किया। उसको जो है वो फिर से ये कहा कि हाँ ठीक है हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कह दिया। इसके बाद ये जो बात आपको याद रखनी है, एकदम ध्यान से खोल लो। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कि भारत का तिरंगा झंडा होगा, नेशनल फ्लैग क्या होगा, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद समझिए 1950 को, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 3 काम करता है। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 3 काम करता है। वो 3 काम क्या क्या हैं? पहली बात कि नेशनल एंथम अडॉप्ट करता है, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो आप समझ गए ये बात। इस सब में से अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो करनी हो तो ये बात, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के लिए जो है वो भारत का अडॉप्ट हुआ। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पूरे 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान बनाने में 60 कंट्रियों के जो है संविधान को पढ़े गए। संविधान बनाने में पूरी 114 दिन जो है कम से कम संविधान बनने के बाद जो है उसको कंसीडर किया गया, और पूरे जो खर्चा है 64 लाख रुपए लगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन जो है वो सामने आता है, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से भारत में लागू हो जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अब आपको बात करनी है, सबसे पहले आपने ये भी बात कर लिया कि संविधान बनाने के लिए सारे लोग आ भी गए, लिखना भी स्टार्ट हो गया। अब लिखने के लिए और बारीकी में जाते हैं। लिखने के लिए अलग अलग कमेटी बना दी गई कि अलग अलग उनको, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम में हमने देखा था ना कि अलग अलग लोगों को दे दिया गया कि आप ये काम करेंगे, आपको ये काम करेंगे। वैसे ही अलग अलग कमेटी बना दी गई ताकि कि संविधान लिखना आसान हो सके। 22 तरीके की कमेटी थी। 22 तरीके की कमेटी में 8 जो कमेटी था ना वो सबसे मेजर कमेटी थे। 8 कमेटी में सबसे पहले कमेटी देखेंगे जिस कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद 4 कमेटी के हेड थे, और इसमें माइनर मेजर दोनों कमेटी के हेड माने जा सकते हैं। सबसे पहले इसको सर्फराज से आप याद करके रखेंगे, सर्फराज, ठीक है। सर्फराज से याद करके रखेंगे, ये बहुत फेमस निमोनिक्स है कमेटी के नाम याद करने के लिए। एस फॉर स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए फॉर एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर फॉर हो गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एफ फॉर फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सर्फ मतलब 4 कमेटी, राज फॉर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्लियर है। अब 8 कमेटी आपके सामने आ रही है। सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, जो भी यूनियन के पावर होंगे, जो भी केंद्र के पावर होंगे, तो प्रधानमंत्री ही इसके हेड होने चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो होगा, मतलब कि राज्य का कानून कैसे बनेगा, राज्य का संविधान क्या होगा, उसके हेड थे कौन? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अम्बेडकर, हम आगे ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ेंगे। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के जो हेड थे वो थे
ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये 5 तरीके की कमेटी थी। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इन सब के हेड थे सरदार पटेल। और इसके अंदर 5 सब कमेटी थी। इन 5 सब कमेटी में एक कमेटी तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है, ये कमेटी तो अब सोचिए कि हट ही गया, क्योंकि पाकिस्तान होने के बाद पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है ना, उसको अंग्रेज़ सब पाकिस्तान कह के तो नहीं पुकारते होंगे, उसको कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़। तो ये एक तरीके से आप इस कमेटी को छोड़ ही दीजिए। मतलब 4 कमेटी जो भारत के लिए ज़रूरी था, उसके कौन कौन सब कमेटी के हेड थे। एक था फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के हेड थे HC मुखर्जी। यानी कि ये सारे लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी के हेड हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही अंदर सब कमेटी में माइनॉरिटी के हेड हैं कौन? HC मुखर्जी। माइनॉरिटी के हेड हैं HC मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स के जो हैं वो JB कृपलानी आ गए, ठीक है। और क्या है? ट्राइबल के कौन हो गए? तो ट्राइबल जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उस केसेस में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया और एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके थे गोपीनाथ बारदोई। तो गोपीनाथ बारदोई जो है वो क्या थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो ट्राइबल एरिया हैं उसके जो है वो हेड थे। वहीं एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के जो हैं, जिसमें असम को छोड़ के, क्योंकि असम वाला तो यहाँ ऐड हो गया, उसके सब कमेटी के जो हेड थे वो AB ठक्कर थे। लोग इसको याद करने के लिए कैसे याद करते हैं, कैसे आप याद करके रख सकते हैं? जैसे देखिए AB ठक्कर को टक्कर करके याद रखते हैं कि AB टक्कर जब मारेंगे तो लोग क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। तो एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के कमेटी के हेड कौन हो गए? AB ठक्कर, ठीक है। ये याद हो गया आपको। अब देखिए गोपीनाथ बारदोलाई जो है, ये सारे नाम जो है आपको किधर के लग रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के नाम लग रहे हैं कि नहीं? गोपीनाथ बारदोलाई। वैसे भी आप ऐसे कह सकते हैं कि गोपी जो है वो कहाँ घूमने गया? नॉर्थ ईस्ट घूमने गया। तो गोपी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये जो गोपी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेमस नेम है। तो गोपीनाथ बारदोलाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया में आप इसको मार सकते हैं। HC मुखर्जी जो है वो माइनॉरिटीज़ जो है कि सब कमेटी के हेड हैं। इसको ऐसे याद रखते हैं कि HC वर्मा जो है, HC वर्मा, ये हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस समय फिजिक्स के बहुत अच्छे इनकी किताब होती थी, अभी भी होगी। तो HC वर्मा जो है, और HC वर्मा का जो किताब है ना, बहुत माइनॉरिटी में लोग थे जो सॉल्व कर पाते थे। तो माइनॉरिटीज सब कमेटी इस तरीके से याद करके रखेंगे, ठीक है। और ऐसे हालांकि लोग सब याद कराने के लिए ऐसे भी याद कराते हैं कि माइनॉरिटी आजकल जो है हमेशा उसका मुखरा बना ही रहता है। हालांकि इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो माइनॉरिटी सब कमेटी जो है HC मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, तो JB कृपलानी को इस तरीके से याद करेंगे कि कृपा अगर होगी तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। तो JB कृपलानी की ही कृपा रही कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिला, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट ये चीज़ें आपको याद करा दी। वहीं इस जो 13 कमेटी में है, मैंने आपको जो है वो 2 कमेटी तो यहाँ याद करा दिया। क्रेडेंशियल कमेटी को कैसे याद करेंगे? क्रेडेंशियल कमेटी, तो क्रेडेंशियल से क्रेडिट कार्ड याद आ रहा है ना आपको, तो आप कहेंगे कि कृष्णा क्रेडिट कार्ड से क्रेडेंशियल कमेटी जो है वो याद हो जाएगा। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अभी SBI क्रेडिट कार्ड मत कहिए, कृष्णा क्रेडिट कार्ड कहिएगा तो आपको याद आ जाएगा क्रेडेंशियल कमेटी के हेड हैं, ठीक है। अच्छा, हाउस, जैसे ही हाउस में जाएंगे तो हाउस में जो है किवारी होता है ना, जो डोर होता है, डोर को हम लोगों की तरफ पट्टा कहा जाता है। कि अगर हम लोगों की तरफ पहले जो किवारी होता था उसमें 2 डोर होते थे, उसको जो है लगाने के लिए, तो 2 डोर को अलग अलग को उसको 2 पट्टा कहा जाता था। तो पट्टा जो है कहाँ होगा? हाउस में। तो हाउस कमेटी के जो हेड हैं B पट्टा स्वामी सीतारामैया, ठीक है। KM मुंशी। अब मुंशी की जो बात होगी तो कहाँ होगी? बिजनेस में। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड कौन हो गए? मुंशी। ये बात तो हमने सर्फ में कर ही लिया है, एडहॉक कमेटी। वहीं ये देखो JV मावलंकर जो है वो कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के का जो फंक्शन कैसे होगा उस पे जेवी मावलंकर जो है वो उनकी कमेटी थी। साथियों, आप हर एक अच्छे शहर में जाएंगे ना तो जेवी मावलंकर फंक्शन जो है वो फंक्शनल हॉल होता है। मावलंकर फंक्शनल हॉल, वहाँ शादी वादी होती है, बहुत बड़ा इसका किराया मतलब लाखों में होता है एक दिन का। अगर यहाँ शादी वादी करवाइएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में मावलंकर फंक्शन हॉल होता है, मावलंकर शादी हॉल होता है। तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि जेवी मावलंकर, तो जेवी मावलंकर जो है वो क्या कराया जा यहाँ इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, फंक्शन किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जीवी मावलंकर जो है वो फंक्शन करा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये बात ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो वर्धाचारी जो है वो ही एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट होंगे। अब इसको लोग ऐसे याद किया जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा एस वर्धाचारी, तो उसकी जो कद में है ना वो वृद्धि होगी, वर्ध यानी वृद्ध आदमी जो है वो ही सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, जो बहुत वृद्ध होगा। और वृद्ध किस में होगा, कानून जान के बहुत वृद्ध हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एस वृद्धाचारी, देखो बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो निमोनिक्स बनाए जाते हैं ताकि कि आपको याद रहे। और ये निमोनिक्स ऐसा नहीं कि लॉजिक के साथ फिट हो, ठीक है। और ये जो एस वर्धाचारी है, जितने हमने इसको आपको घेरे लगाए हैं, ये सारे लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, यानी ये लोग कभी चुनाव जीते नहीं थे, फिर भी इनको जो है हेड बनाया गया। एस वर्धाचारी जो है वो एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के हेड थे। वहीं कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बी पट्टास्वामी सीतारमैया, देखो ये क्या है कि अब पट्टा जो है वो हाउस, अब देखिए पट्टा जो है वो हाउस के लिए भी आपने देखा था, यहाँ देखो कि हमने आपको बताया था कि बी पट्टास्वामी हाउस कमेटी के भी हेड हैं। और जब हाउस में जाएंगे तो वहाँ कौन बैठा रहेगा, हाउस का चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि बी पट्टास्वामी जो है हाउस में जाएंगे तो दो चीज़, एक तो हाउस के हेड हैं और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस के हाउस के, वो किसका हाउस है, चीफ कमिश्नर का हाउस है, वो किसका हाउस है, चीफ कमिश्नर का हाउस है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, साथियों इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अब जहाँ भी फाइनेंस की बात आएगी साथियों, यानी पैसों की बात आएगी, तो क्या सरकार से ज़्यादा पैसा किसी को हो सकता है क्या मित्रों, सरकार से ज़्यादा किसी के पास पैसा हो सकता है क्या, तो नलिनी रंजन सरकार ये फाइनेंशियल प्रोविजन ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेड थी, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेड थी। वहीं लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी की, प्रोविंसेस कमेटी के कौन हेड थे, एस के डार, तो एस के डार को डार नहीं समझ के हम एस के डर कहेंगे। और आपको पता है कि साथियों कि बहुत ज़्यादा भारत में भी, भारत के आज़ादी के बाद लैंग्वेज के बेस पे राज्य बनाने को लेकर कितनी जो है वो आंदोलन चली, कितने लोग जो है वो उनको फास्ट के साथ डेथ हुई, कितना लोग वायलेंट मूवमेंट अब भी कर रहे हैं कि उनको राज्य का दर्जा मिले। तो ये जो बात है ना कि लैंग्वेज का डर, एस के डर, तो डर जो है वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात करेंगे, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे कि तुम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हो, इसको एग्जामिन तो कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे। प्रेस गैलरी कमेटी, साथियों प्रेस का मतलब जो आयरन होता है ना, आयरन जिससे प्रेस करते हैं आप, कपड़ा उपड़ा जो प्रेस करते हैं, तो वो जो प्रेस आती है वो किसकी आती है, उषा की सबसे अच्छी प्रेस होती है, ठीक है। तो उषा की प्रेस जो है, उषा नाथ सेन, प्रेस गैलरी कमेटी जो है वो उषा नाथ सेन, आप ऐसे कर याद करके रखेंगे, जब भी एमसीक्यू आएगा ना प्रेस जैसे ही देखेंगे आपको उषा याद आ जानी चाहिए कि प्रेस कौन सी कंपनी की अच्छी होती है, उषा। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, साथियों सिटीजनशिप की जहाँ तक बात होगी, एडहॉक कमेटी ऑन एस वर्धाचारी ये वही व्यक्ति हैं जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सिटीजनशिप का केस लड़ रहे हैं, ऐसा करके आप याद करके रख सकते हैं। एक वृद्ध आदमी जो सिटीजनशिप का केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एस वृद्धाचारी, एक वृद्ध आदमी जो
सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है सिटीजनशिप का, ठीक है। एनआरसी सिटीजनशिप से अभी याद करके आप रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है साथियों। जितने सारे आपको 22 कमेटी आपको बताया गया, इस सारे कमेटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी है ना वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, वो कमेटी जो एक्चुअल में संविधान जिन्होंने बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो 7 मेंबर थे। इन 7 मेंबर को याद रखने का तरीका है बैंक टेंशन, बैंक टेंशन, बैंक टेंशन से याद कर सकते हैं। और बैंक टेंशन बी फॉर BR अम्बेडकर, ए फॉर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन फॉर एन गोपाल स्वामी अयंगर, के फॉर KM मुंशी, टी फॉर TT कृष्णमाचारी आप कर सकते हैं आपको, SI फॉर सैयद मोहम्मद सदाउल्ला कर सकते हैं, और N फॉर किसको करेंगे, N माधव राव, जिसको बाद में BL मित्तर जो है रिप्लेस करते हैं, ये बात बाद में आप याद करेंगे। और TT कृष्णमाचारी को DP खैतान जो है वो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। यानी आपको पूरा, मुझे लगता है कि ये 7 जो नाम है वो पूरे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो क्या करती है कि संविधान बनाने का काम करती है, संविधान एक तरीके से बनाती है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी हो गई। और ये कमेटी की जो सेटअप हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बैठी। ये डेट याद करना बहुत जरूरी है, कब, 29 अगस्त 1947, ठीक है, क्लियर हो गया। बैंक टेंशन आपको पता चल गया ना, ये इसकी निमोनिक्स है। ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे ही बैठती है तो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठ के जो है वो संविधान बनाएगी। संविधान बनाने के लिए जो है सबसे पहला उन्होंने रफ संविधान पहला लिखा, जिसको पहला ड्राफ्ट कहेंगे संविधान का, वो उन्होंने फरवरी 1948 में जो है वो लोगों के सामने पब्लिश करा कि आप लोग, पूरे भारत के लोग बताइए कि इसमें और क्या चाहते हैं आप, ठीक है। और इन्होंने भारत के लोगों को 8 महीने का समय दिया कि भाई आप लोग इस सब में जितना कुछ चाहते हैं, जो अमेंडमेंट चाहते हैं, जो हमने पहली बार संविधान लिखा है, इस सब में आप लोग सुझाव दीजिए। 8 महीने तक आपके सुझाव जो है हम आपके कमेंट, सुझाव, इन सब को जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे। और इन सारे सुझाव को लेकर फिर उन्होंने क्या किया कि एक सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में फिर से पब्लिश हुआ, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है लेस देन 6 मंथ जो है में इसको प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। कि मतलब पहले ड्राफ्ट में उनको ज़्यादा समय लगे, दूसरे ड्राफ्ट में कम समय लगे, क्योंकि जो नया था उसमें सिर्फ सजेशन ही ऐड करना था, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी अच्छे तरीके से बना दिया, पूरे लोगों की सजेशन लेके सारी चीज़ों को जो है वो एक तरीके से फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करके पहली बार असेंबली में रखा 4 नवंबर 1948 को, पहली रीडिंग के लिए। कि संविधान सभा के जितने सारे लोग हैं पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि हम लोगों ने सही लिखा, क्या लिखा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 को होती है। दूसरी रीडिंग जो है वो 15 नवंबर 1948 को होती है। दूसरी रीडिंग के बाद जो है लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स आते हैं और उसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स पे असेंबली में चर्चा भी होती है। इसके बाद इसी अमेंडमेंट को कंसीडर करके तीसरी रीडिंग की जाती है, जो अंतिम रीडिंग होती है वो 14 नवंबर 1949 को पूरी रीडिंग होती है। और इस रीडिंग में के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेटल्ड बाय डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड ऑफ द प्रेसिडेंट आउट ऑफ टोटल। देखो ये क्या कहा, BR अम्बेडकर ने 14 नवंबर 1949 को ये कहा कि 26 नवंबर 1949 को, लगभग 15 दिन बाद, ये ऐसा होगा कि हम लोग बैठेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि अब संविधान को पूर्ण रूप से पास कर देंगे, क्योंकि 2-3 बार रीडिंग हो चुकी है। अब संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू कराएंगे और उसमें से जो भी लोग होंगे उन लोगों को, सारे संविधान सभा के मेंबर्स के लोग को जो है वो साइन करना पड़ेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट पे कि हम लोगों जो है साइन कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। ये डेट किसने बताई 26 नवंबर 1949 को? ये BR अम्बेडकर ने बताई, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को 299 लोगों में से 284 लोग जो है वो संविधान सभा पहुँचे और उन्होंने एक्चुअली साइन किया,
ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक तरीके से अडॉप्ट हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई इसलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी करके भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो इस दिन हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? एक हमारा प्रियम्बल, और उसमें साथ साथ हमारे 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल से बना हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा B.R. अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम करा था, इसलिए B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहते हैं, यानी मनु वो जो कानून बनाए। इसलिए B.R. अम्बेडकर के इतने हाई रिगार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई भारत की, ये बहुत ही लेंदी है और बहुत ही अच्छा है, और भारत को हर तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करी इन्होंने। इसलिए इन्हें भारत का संविधान, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये लॉ मिनिस्टर थे। अब जब संविधान बन गई, पूरे अच्छी तरीके से संविधान आ गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग जो है भारत में लागू होते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग भारत में लागू होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 ये सारे आर्टिकल भारत में लागू होते हैं। लेकिन संविधान के पूरे आर्टिकल भारत में लागू नहीं होते। ये पूरे आर्टिकल भारत में पूरी तरीके से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है, यानी कि हमारे संविधान में डेट ऑफ कमेंसमेंट कहा जाता है कि संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन से पूरी तरीके से शुरुआत होती है, वो 26 जनवरी 1950 को शुरुआत होती है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी को हम लोगों ने क्यों चुना पूरी तरीके से संविधान जो है वो लागू करने के लिए? इसलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी वो दिन था जब 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, और 1929 में ये हुआ था कि लाहौर के सेशन में ये कहा गया था कि भारत को हम पूर्ण स्वराज बनाएंगे, और 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा भी लगा था। 26 जनवरी को पहली बार झंडा भी फहराया गया था रावी नदी के किनारे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को एक दिन चुना गया जिस दिन हमारी संविधान की फुल कमेंसमेंट के साथ लागू हुई, और उस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो भारत का संविधान जैसे ही पूरी तरीके से लागू हुआ, उस तरीके से उसमें क्या हुआ कि सारी की सारी चीज़ें जो है, जो हमारी संविधान है वो पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू हो गया। और प्रियम्बल और 395 सेक्शंस, 8 शेड्यूल के साथ पूरे भारत में आपको लागू होता हुआ दिखता है। हमने एक्सपर्ट कमेटी ऑन कांग्रेस की भी बात कर ली। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जानने ज़रूरी है। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, पूरी सारी चीज़ें इन लोगों ने संविधान बना लिया, तो आपको पता है कि कुछ लोग बैठे रहते हैं जिनका काम है क्रिटिसिज्म करना। अब बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों ने कहा कि सब लोगों ने टीवी डिबेट पे आए वो लोग, और उन लोगों से कहा गया कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बुराई करनी है, आप बुराई कीजिए कि क्या क्या इसमें गलती है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि देखो भाई, ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों ने कानून लिखा, ये सारे इसमें तो कोई लोग जो है वो चुने हुए थे ही नहीं, यानी कि पूरी तरीके से कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ही नहीं था। यानी अगर ये लोग डायरेक्टली चुनाव नहीं किया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इनकी चुनाव ही नहीं हुई थी, तो ये लोग क्या जाने कि भारतीयों की क्या तकलीफ़ है, यानी कि क्या संविधान बना दिया एकदम से बिल्कुल गलत। ठीक है। दूसरी बात कि ये तो एक सॉवरेन बॉडी था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी था ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों की पैदावार थी। अंग्रेज़ों के रहमो करम के कारण जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी देन है? आपकी देन है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने बनाया क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, और उसकी बेसिस पे आप बनाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ब्रिटिशर्स ने आपको दिया ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरीके से सॉवरेन बॉडी है ही नहीं, ब्रिटिशर्स के रहमो कदम पे बनी है, तो कैसे ये भारतीयों की पूरी तरीके से जो है वो एडवोकेट करेगी? तो इसलिए भी ये गलत है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए अमेरिका का कानून बनाने में 4 महीने में अमेरिका का लोग कानून बना के जो है बैठ गया। ठीक है।
और आपको जो है कानून बनाने में 2 साल 18 महीने इतना दिन लग रहा है भाई। तो एक तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहीं एक व्यक्ति थे, एक सांसद थे जिनका नाम था नजरुद्दीन अहमद, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कहा कि भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या ड्राफ्ट कर रहा है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग नहीं ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना, ये नजरुद्दीन अहमद की जो बात है उसको बहुत क्रिटिसिज्म में इनकी बात को जो है वो बहुत कोट किया जाता है, नजरुद्दीन अहमद की, कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया। साथ ही साथ ये कहा गया कि इसमें जो लोग हैं ना वो कांग्रेस के द्वारा जो है वो कांग्रेस के ही लोग भरे पड़े हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, दूसरे लोगों को तो जगह ही नहीं मिला। यानी वन पार्टी के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको दिखती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक ही आदमी दिखती है, ठीक है। और ये बात किसने कही, ये बात ग्रेविल ऑस्टिन ने कही। और कौन था ये ब्रिटिशर्स जो है संविधान का ज्ञाता है। और वो कहे वो तो आप ब्रिटिशर्स संविधान के ज्ञाता से क्या अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, वो कांग्रेस को हमेशा ही टारगेट करते थे। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है, तो इससे बच के रहो भाई। वन पार्टी की जो है ये तो इसमें तो वन ही पार्टी है। और उन्होंने तो यहाँ तक क्या दिया कि भाई ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इज इंडिया एंड इंडिया इज कांग्रेस, द असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। इन्होंने ये तक कह दिया। लो, तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर हमला था। दूसरी बात कि ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई ऐसा थोड़ी ना कोई लालू यादव है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है सारे लोग जो हैं प्रोफेशनल हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब पॉलिटिशियंस हैं, कोई सब लॉयर हैं, मतलब सब बड़े बड़े एकदम मतलब कोई नॉर्मल लोग लगता ही नहीं है, कोई बिहार यूपी का लोग लग ही नहीं रहा है। मतलब सब लोग लग रहे हैं कि एकदम से सिलिकॉन वैली का लोग है भाई, सब लॉयर पॉलिटिशियन लोग भरा पड़ा है। तो ये एक तरीके से भारतीयों को तो किसी तरीके से जो है वो नॉमिनेशन नहीं हुआ, किसी तरीके से भारतीयों की एडवोकेसी नहीं हुई यहाँ। तो कहने वाले लोग तो कुछ भी कहेंगे। और साथ ही साथ ये देखो, ये चर्चिल का बात है कि चर्चिल ने कहा था कि भाई देखो कि हिंदूज के द्वारा जो है डोमिनेट है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स ये हिंदूज़ के द्वारा डोमिनेट है। अरे बेवकूफ़, हिंदू के द्वारा डोमिनेट नहीं होगा क्या? कि एक तो पहले तुमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है वो पाकिस्तान भी अलग कर दिया, और उसके बाद भी ये कह रहे हो कि नहीं हिंदूज़ के द्वारा डोमिनेट एक्ट है, पूरा बॉडी है। तो होगा ही भाई, हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और यही विंस्टन चर्चिल भी ये कमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ये चर्चिल ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से, ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे चर्चिल के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जानिए, ये बहुत इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ये तो कम से कम 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है सिंबल क्या था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। इसलिए आप देखेंगे कि भारत को ना जब भी कहा जाता है, जैसे चाइना को क्या कहा जाता है, ड्रैगन। चाइना को क्या कहा जाता है, ड्रैगन। भारत के लिए क्या यूज होता है, एलिफेंट। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सिंबल था ना वो एलिफेंट था, ठीक है। BN रॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में जो है वो चुना गया। HBR अयंगर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। HBR अयंगर क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। ये भी बात याद रखेंगे, सेक्रेटरी कौन थे, HBR अयंगर। SN मुखर्जी जो है वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। वहीं एक चीज़ जो ये बात याद रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा, नारायण नबी याद रखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन है, जो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया, उनके जो लेखक हैं उनको जो लिखा था जिन्होंने कैलीग्राफी जिन्होंने की थी, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अच्छे से कैलीग्राफी की थी। ज़्यादा अच्छे से कैलीग्राफी मतलब होता है कि एकदम बारीक पेन से, आप देखते हैं पॉइंट करके बहुत अच्छे पेन से लिखना, अच्छा चित्र वित्र बना के। ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। यानी कि ओरिजिनल जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको और भी अच्छे तरीके से उसमें और ब्यूटिफिकेशन डालने के लिए नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जो है उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphy by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
यानी कि अगर इस दोनों में से अगर आपको देखना हो, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन वे में लिखा था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि इंग्लिश में लिखी हुई थी, हिंदी में किसने लिखा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी में कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। ये नंदलाल बोस वही हैं जो शांति निकेतन वाले, यहाँ देखिए यहाँ। ठीक है, तो वसंत कृष्ण वैद्य और आपको प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा याद रहनी चाहिए। जैसे ही पूरी संविधान बन गई, उसके बाद एक नई समस्याएं सामने आती है कि हमारा पूरा संविधान अंग्रेजी में बना हुआ था, और क्या अंग्रेजी में बनी हुई संविधान की वही वैल्यू होगी जो हिंदी की संविधान की है। ये नई समस्याएं सामने खड़ी हो गई। यानी अगर अंग्रेजी में ही संविधान रहे हमारी, तो वो एक तरीके से हमारे ऊपर जो है वो एक पब्लिक डिमांड ऐसी आई कि नहीं, हमारी संविधान हिंदी में भी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें गुलामी की जो है वो एक तरीके से याद दिलाती है। और हिंदी को लेकर एक ये कि बहुत बड़ी भाषा जो है हिंदी में बोली जाती है, तो हमारे संविधान का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो होना चाहिए ना, वो हिंदी ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 394 आप समझिए। आर्टिकल 394 क्या है, फिर आर्टिकल 394 ए आपको समझ में आएगा। ए मतलब अमेंडमेंट, यानी 394 में कुछ ना कुछ हमने चेंज किया। साथियों, आर्टिकल 394 ये कहता था कि ये इस आर्टिकल का नाम है कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान किस दिन लागू होगा। संविधान आपको पता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इन्होंने कहा कि संविधान के कुछ कानून जो है वो 26 नवंबर 1950 को लागू हो गए। जैसे सिटीजनशिप के कानून हो गए, जैसे इलेक्शन के कानून हो गए, कोई टेम्पररी प्रोविज़न हो गए। तो 395 अगर आर्टिकल है, इसमें से लगभग 10-15 आर्टिकल जो है वो 26 नवंबर 1950 को लागू होंगे, और कुछ आर्टिकल जो है वो कब लागू होंगे, वो आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये 394 ने कहा था, लेकिन सारे के सारे आर्टिकल इंग्लिश में थे। इसके बाद जब हिंदी को मतलब आप ये कहा गया कि संविधान को ना पूरी तरीके से हिंदी में लिखिए, और हिंदी में संविधान ऐसे ही लिखी जानी चाहिए जैसे कि उस संविधान की सेम पावर होनी चाहिए जो अंग्रेजी में लिखी हुई संविधान की है। ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको पता है कि संविधान में अगर कॉमा भी आप लगाएंगे, कॉमा भी चेंज करेंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 1987 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें 394 सेक्शंस को हमने क्या किया, चेंज करा। और 394 सेक्शंस पार्ट 22 उसमें चेंज करके हमने ये कहा कि राष्ट्रपति जो है उस संविधान पे खुद साइन करेगा जो हिंदी में संविधान होगा, और ये संविधान को हिंदी में लिखवाने की जो जिम्मेदारी है ये राष्ट्रपति को दी गई। और राष्ट्रपति को ये कहा गया कि ये संविधान की लैंग्वेज, स्टाइल और टर्मिनोलॉजी सेम होनी चाहिए जो अंग्रेजी में लिखी गई है, और उसकी मीनिंग भी सेम होनी चाहिए। जो भी संविधान में अमेंडमेंट अंग्रेजी में हुई है, उस अंग्रेजी के जितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, उन सारे अमेंडमेंट्स को, एवरी अमेंडमेंट्स को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ऐसे ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कतें होती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि जो भी हिंदी के शब्द सूटेबल होते हैं उसको जो है हमारे संविधान के अंदर वो क्या करेगा, लिखा जाएगा। तो इस पूरे टेक्स्ट का मतलब ही यही हुआ कि ये जो संविधान हिंदी में लिखा जाएगा उसका सेम वैल्यू होगा जो संविधान अंग्रेजी में लिखा जाएगा। हिंदी में वैसे ही शब्द डाले जाएंगे जो मीनिंग उसके अंग्रेजी में होंगे। तो हमारा जो संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा। ये बातें 1987 में आई, वो भी कैसे आई, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। तो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो हो गया। कौन हो गया, एक तो हिंदी हो गया और एक अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी पहले थी और 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो क्या हो गया, हिंदी भी हो गया। 394 ए आ गया, ठीक है। और 394 ए यही कहा कि हिंदी में टेक्स्ट होगा और हिंदी वाली जो संविधान होगी उसकी सेम वैल्यू होगी जो अंग्रेजी वाली संविधान होगी, ठीक है। तो आपको ये पूरी तरीके से चैप्टर जो है अब वो क्लियर हो चुका होगा। और ये सारी चीज़ें अगर याद करनी हो तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों की कोई काम नहीं है। आप
इसमें से एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, अगर नीचे अगर जाएं, और उसको मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने लोग थे, 3 लोग थे, और उसमें मैंने बताया था कि सर क्रिप्स थे, उसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर थे, और ये 24 मार्च 1946 को भारत आए थे। और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो पब्लिश हुआ था 16 मई 1946 को। ठीक है, ये बातें हमने आपको पहले भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग जो हैं 296 में 4 को जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली होगा, कुर्ज होगा, और बलूचिस्तान होगा, और अजमेर और मेवाड़ होगा, अजमेर मेवाड़ का जो जगह है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये पूछा गया है क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर्स को बहुत डीपली जो है वो ख़त्म किया है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत लगे, शुरुआत से अंत तक किसी भी लाइन में, किसी भी सब्जेक्ट को समझने में, कोई भी टॉपिक को समझने में, आप कमेंट कीजिए, आपके उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टली और रैशनली जो है उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको पता है कि आपकी जो एक्सपर्टाइज़ है वो भी पॉलिटी में है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।